उषा प्रियंवदा की कहानी मछलियाँ। वीजी सड़क के किनारे खड़ी है। पतझड़ की सुनहरी रंग भरी शाम सड़क और इमारतों पर छाई हुई है। पूर्व से रह रह कर हवा आती है, जिससे वीजी की हल्की पारदर्शी नायलॉन की साड़ी पर छपे फूल धीरे धीरे हिलते हैं। साढ़े दिन के बाद जूड़ा ढीला हो नीचे गर्दन पर टिका है और बैम्बू क्लिप का एक सिरा मांस में निरंतर चुभ रहा है। वीजी अकेली नहीं है, पास ही नटराजन भी खड़ा है। पर वीजी ने नटराजन की ओर से मुंह फेर लिया है, क्योंकि वीजी की आंखों में आंसू है। वीजी नहीं चाहती है कि नटराजन जाने की वह रो रही है। 3 महीनों के बाद लौटकर वीजी ने जो समाचार सबसे पहले सुना वह यह था कि नटराजन शीघ्र ही मुकी नयनतारा मुखर्जी से विवाह करने जा रहा है। कहाँ वह डायन, कहाँ बेचारा नटराजन। वीजी चाहती है कि इस बात का बुरा न माने कि नटराजन को मुकी अच्छी लगती है, कि मुकी ने वीजी को निमंत्रण नहीं दिया है, कि स्वयं नटराजन ने अब तक एक बार भी नहीं पूछा है, वीजी तुम आओगी ना। अगर पूछे तो वीजी को वह सब कहने का अवसर मिले जो हृदय में कल से उमड़ घुमड़ रहा है। शाम को सड़क पर आवाजाही बहुत बढ़ जाती है। लाल बत्ती के बदलने पर दोनों सावधानी से सड़क पार करने लगे। कुछ दूर चलने पर भीड़ और रोशनियाँ वाली सड़क अचानक ही अंधियारी और उदास दिखने लगती है। अब नटराजन को वीजी का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यहाँ खड़े होकर वह वीजी का सिर अपने सीने से लगा लेना चाहता है, क्योंकि उसका उदास सा दुखी चेहरा नटराजन से नहीं देखा जाता। पर वह स्वयं जानता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। नटराजन को अपने स्वयं पर गर्व है और उसके मन में यह संतोष है कि उसने कभी वीजी के सम्मुख अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त किया। जो अभी तक वीजी से गोप्य रखा है उसे अब कहने की ज़रूरत भी क्या। वीजी का घर पहले आता है। वह वहाँ एक पल ठिठकी और बोली, आओ एक कप कॉफ़ी पीकर चले जाना। वीजी के स्वर में आग्रह न था, आत्मीयता भी न थी, पर कुछ था अवश्य। नटराजन जाते जाते रुक कर खड़ा हो गया। मुकी को पता लगेगा कि तो वह बहुत बुरा मानेगी। वीजी और मुकी में लंबी अनबन है। वीजी तो मुकी का नाम तक नहीं सुन सकती, पर नटराजन अभी तो स्वतंत्र है। उसने देखा कि वीजी दरवाजे के ताले में चाबी डालकर घुमाते हुए मुड़कर देख रही थी कि वह आता है या नहीं। अच्छा, नटराजन ने कहा। वीजी ने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर बत्ती जलाई। आओ, अपने पर्स को मेज पर रखते हुए वीजी ने कहा। नटराजन ने कमरे के मध्य में खड़े होकर चारों ओर नज़र दौड़ाई। दीवार पर एयर इंडिया का पुराना कैलेंडर, मैक्सिकन बास्केट के शेड वाला लंबा लैंप, सोफे पर छींट का वही खोल। चाय पियोगे या कॉफ़ी? वीजी ने पूछा और उत्तर की आशा में विमनस्तक भाव से खड़ी रही। कॉफ़ी हो तो कॉफ़ी, नहीं तो एक गिलास पानी से काम चलेगा। लगता है कि मीठा बोलना भूल गए हो। कौन, मैं कि तुम? मैंने तो मीठा बोलना जाना ही कब था। मीठा तो वह बोलती है। बीजी ने कहते कहते अपने को रोक लिया और रसोई की ओर चली गई। कमरे से रसोई का दरवाज़ा दिखता है। नटराजन ने कुर्सी से थोड़ा सा आगे उठंग कर पूछा, कौन? वीजी रसोई के अंदर हो गई, जिससे नटराजन को न दिख सके। तब नटराजन ने कुछ स्वस्ति सी अनुभव करते हुए पैर फैलाकर सामने रखी मेज पर टिका दिए। रसोई में से पानी गिरने की झरझर आवाज़ आ रही थी। खिड़की के प्लास्टिक पर्दों के उस पार कुछ नहीं दिखता। अमेरिका के इस शहर में वीजी नाम की लड़की के घर में अकेले बैठे नटराजन को इस समय कुछ भी असंगत नहीं लगता। वह भूल सा जाता है कि कुछ ही दिन बाद वह एक दूसरी लड़की से विवाह करने जा रहा है। जैसे उसने अपनी भावनाओं विचारों को अलग अलग कक्षों में बांट दिया है। 6 साल से वह विदेश में रहते रहते उब गया है, पर भारत में पसंद की नौकरी न मिलने से यही कुछ वर्ष और रहना होगा। उसने मुकी से विवाह करने का निश्चय बहुत ठंडे दिमाग से सोचने विचारने के बाद किया है। मुकी उसे कुछ मायनों में अच्छी लगती है। मुकी के मन में नटराजन के लिए आदर है। दोनों जानते हैं कि विवाह का दायित्व वे अच्छी तरह निभा सकेंगे।
पर यह सब वीजी को कैसे समझाया जाए। कमरे में घी गर्म किए जाने की सुगंध भर उठी। फिर ढेर सी प्याज मक्खन में छोड़ दी गई। वीजी, क्या बन रही हो? नटराजन ने आवाज़ ऊंची करते हुए पूछा। स्टेनलेस स्टील की कलछी हाथ में पकड़े वीजी ने रसोई से थोड़ा सा इधर आकर कहा, यूँ ही कुछ थोड़ा सा। कितनी बार बताया कि पहले सरसों के दाने चटका लिया करो, प्याज पहले डालने से वह ठीक से नहीं चटकते। नटराजन कहते कहते कुर्सी से थोड़ा उठा, फिर बैठ गया। आज वह वीजी का अतिथि है। रसोई में जाकर बीच में अड़ंगा लगाना उसके लिए शोभन नहीं है। वे दिन नहीं है जबकि अपार्टमेंट मनीष और नटराजन का था और रसोई में उसका आधिपत्य। मनीष को दक्षिणी भोजन अच्छा लगता है। यह जानकर वीजी ने सोत्साह नटराजन की शिष्या बनना स्वीकार कर लिया था। वीजी ने कैसे पूर्ण रूप से मनीष की रुचियों के अनुसार ढलना आरंभ कर दिया। उन दिनों वीजी रह रह कर हंसा करती थी और उसकी उज्ज्वल तरल आँखों से आंतरिक उल्लास की आभा झरती थी। अब तो उसके गोरे चेहरे पर क्लौस आ गई है। हंसी जैसे होठों को हल्के से छू कर लौट जाती है। वीजी 2 तस्तरियों में उपमा ले आई और मेज पर रख कर काफ़ी लेने वापस लौट गई। नटराजन की एक्सपर्ट आंखें देख रही है कि प्रिपरेशन ठीक नहीं है। सूजी कहीं कहीं जल गई है, पर काफ़ी लाकर वीजी ने तस्तरी उसे दी तो वह चुपचाप खाने लगा। वीजी ने स्वयं भी 2 चम्मच उपमा खाकर तस्तरी रख दी और कहा, ठीक नहीं बना ना? उस क्षणांश में जैसे पहले वाली प्रफुल्ला हासिनी वीजी इस क्लांत मुख में झांक गई। नहीं तो अच्छा है, नटराजन ने कहा। उसे लगा कि जैसे इस बीच वीजी ने अपने इसको थोड़ा सा और दूर हटा लिया है। दोनों के बीच की दूरी अनकही बातों की दीवार बढ़ती जा रही है। वीजी ने कॉफ़ी का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। नटराजन ने प्याला थामते हुए वातावरण को यथासाध्य सहज बनाने के प्रयत्न में पूछा, वाशिंगटन में कैसा लगा वीजी? यहाँ कब तक रहने का इरादा है? वाशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था जो बहुत पसंद आया, छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलटकर वार भी नहीं कर सकती। कहकर वह अनमनी सी हंसी। तुम नहीं समझोगे, बहुत उलझी बिखरी मानसिक प्रक्रिया होती जा रही है मेरी। घर में सब ठीक प्रकार है, पिता भाई बहन? वीजी ने स्पष्ट पर चकित आंखें उठाई और कहा, वे लोग मुझे चिट्ठी ही कहाँ लिखते हैं, तुमने उन्हें सूचना नहीं दी? इतना लड़ भिड़कर इतने गर्व के साथ चली आई थी, यह किस मुख से लिखती कि शादी टूट गई है। मनीष का जी मुझसे भर गया है। वीजी की बात में हल्की हल्की कड़वाहट है। नटराजन नहीं चाहता कि यह बात आगे बढ़े। वीजी और मनीष के विवाह न करने में मुकी का जितना हाथ रहा है, नटराजन से छिपा नहीं। इस नाटक का वह आद्योपांत दर्शक रहा है। थोड़ी काफ़ी और दोगी वीजी? उसने पूछा। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो गया है। कमरे में लैंप शेड की झिझरियों से निकलकर दीवार पर गिरता प्रकाश अच्छा दिखता है। वीजी ने अपने बालों में अटका क्लिप निकालकर मेज पर रख दिया और सिर को धीरे धीरे कई झटके दिए, जिससे बाल पूरे खुल गए। और तुम कैसे हो? ठीक हूँ। और तुमने समाचार तो सुना ही होगा? नटराजन ने हल्के से पूछा। पर झगड़ने का मूड अब वीजी पर नहीं था। वह एकाएक असीम थकान से भर उठी। दाईं बाँह फैलाकर उसने सोफे पर टिका दी। हाँ, वीजी के स्वस्थ नटराजन को कुछ अंदाज न हुआ कि वीजी की क्या प्रतिक्रिया है, पर वीजी ने सायास आंखें पूरी खोलकर पूछा, अच्छा नटराजन, तुम्हें वह बहुत पसंद है? बहुत अच्छी लगती है? उसके बिना रह नहीं सकते? नटराजन चौंक गया। एकाएक कुछ उत्तर न दे पाकर वह वीजी को देखता रह गया। जानती हूँ, वीजी ने कहा। उसकी आंखें लंबी लंबी है, वह सोफिस्टिकेटेड है, कार चलाती है, अंग्रेजी में कविता लिखती है, पीली मछलियाँ पालती है, वह सभी को अच्छी लगती है, तुम्हें, मनीष को, सबको। पहले वीजी का कंठ रुद्ध हुआ, फिर ढेर से आंसू आंखों में उमड़ आए, पर वह कहती हुई, मैं उसके आगे क्या हूँ, अत्यंत क्षुद्र, उपेक्षणीय,
मुझे तो तुम निमंत्रण पाने तक का अधिकारी भी नहीं समझते। नटराजन उठकर बीजी के पास बैठ गया। कैसी पागलपन की सी बातें कर रही हो बीजी, तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? मूकी आजकल बहुत बिजी है, इसी से निमंत्रण भेजने में देर हो गई होगी, नटराजन कह रहा है और मन ही मन अपने को धिक्कार रहा है। क्यों उसमें स्पष्ट बात करने का साहस नहीं है? अनेक बार चाहने पर भी मुंह से बीजी को न जता सका कि वह उसके लिए कितनी प्रिय है। 6 वर्षों के इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से परिचय हुआ, पर बीजी के मात्र नैकट्य से उसमें जो प्रतिक्रियाएं होती थी वह नटराजन के लिए एक नया ही अनुभव था। पूरी तरह जानते हुए कि बीजी मनीष की वाग्दत्ता है कि कुछ ही महीनों बाद दोनों विवाह कर लेंगे, नटराजन को बीजी के बारे में सोचना भला लगता था। दिन भर अपने को काम में व्यस्त रखने पर भी यह आशा मन में जगी रहती कि शाम को शायद बीजी मनीष से मिलने आए। मनीष के पास उन दिनों पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए बीजी को अधिक घुमाने फिराने के बजाय वह संध्याएं अपार्टमेंट में बैठकर बियर पीते और संगीत सुनते हुए गुजारता था। बीजी इधर उधर अत्यंत उदास भाव से मंडराती थी और नटराजन दोनों के अकेलेपन में बाधक न बन अपने कमरे में लेटा पुस्तक पढ़ता हुआ दीवार के उस पार बीजी की हंसी सुना करता था और एक सुगंध सी सारे घर में छाई रहती थी। पर वे दिन अब नहीं है। नटराजन अब बैठकर उन खोए हुए दिनों की याद में सिर नहीं धुनेगा। अगले सप्ताह वह नयनतारा मुखर्जी नाम की एक सोफिस्टिकेटेड लड़की से शादी करेगा। मनीष और बीजी के साथ जिस दायरे में घिर गया था उसे काट फेंकेगा। मूकी फाइन आर्ट्स की छात्रा है, वह तांबे के पात्र गढ़ती है, चित्र बनाती है। नटराजन ने विवाह से पहले ही अपने बैंक के अकाउंट में उसका नाम भी चढ़वा दिया है और उसे पूरी छूट दे दी है। मूकी की राय से एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया गया है। मूकी ने डेनिश पद्धति का फर्नीचर ऑर्डर किया है और उसकी एक मित्र पर्दे बना रही है। मूकी ने अपने को नए घर को सजाने में व्यस्त कर लिया है। नहीं, मूकी के साथ घर जमाना रहना नटराजन को बुरा नहीं लगेगा, पर यहाँ बैठे बैठे वह मन में वेदना की एक खरोच बाकी है। यह पास बैठी रुदिता बीजी मन में जितनी अपनी है वह शायद मूकी कभी न होगी। नटराजन एक दर्शक रहा है, उसे इससे अधिक प्राप्त न होगा। नटराजन एकाएक कठोर हो गया। ऐसी छिन्न दलित तो बीजी कभी न थी। बंधु बांधवों से दूर, सुबह से शाम तक परिश्रम के बाद अकेले संध्या और रात बिताते हुए बीजी को कैसा लगता होगा, इसका नटराजन कुछ अनुमान लगा सकता था। और ऐसी साधना मनीष के लिए, मनीष जिसने एक बहुत ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कह दिया था, बीजी के लिए मेरे मन में अब कुछ नहीं बचा। वह बहुत सीधी, सरल, अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है। मुझे बांध सके, संतुष्टि दे सके, ऐसी मानसिक गहराइयाँ नहीं है उसमें। मुझे पत्नी चाहिए तो मूकी जैसी कलात्मक, स्फूर्तिदायक, इंटेलेक्चुअल। फिर मूकी भी उसे न बांध सके। बीजी रो मत, नटराजन ने कहा। कितना चाहती हूँ कि दृढ़ बनूं, पर फिर न जाने क्यों बहुत दुर्बल हो जाती हूँ और आंसू नहीं रुकते। बीजी, तुम अब भी? हाँ नटराजन, मनीष कहा करता था कि प्यार चुक जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा क्यों नहीं होता, मैं क्यों निर्मम कठोर नहीं हो पाती। मूकी मुझ पर हंसती थी। मेरे भारतीय संस्कारों पर मुझे इस पर लज्जा नहीं है कि मैं उसकी तरह आधुनिक नहीं हूँ। बीजी कुछ याद आने पर चुप हो गई। कुछ देर वह दीवार को एक एक ताकती रही, फिर उसने आंखें पोंछकर छेपी सी मुस्कान ओठों पर लाकर कहा, न जाने क्यों तुम्हें सम्मुख पाकर मैं बिखरने लगती हूँ। जो कुछ मन की तहों में छिपा छिपा कर रखती हूँ, तुम्हारे आगे चीख चीख कर कहना चाहती हूँ। वहाँ अधिक बैठे रहना नटराजन को असहनीय प्रतीत होने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कुर्सी पर पड़ा अपना कोट पहनते हुए कुछ तल्खी से बोला, इसकी चिंता न करो बीजी, मैं हमेशा हर एक की बातें सुनने को उद्यत हूँ। जैसे नटराजन एक बहुत कन्वीनियंट व्यक्ति है जिससे सभी अपने अपने मन की बात कह लेते हैं, पर उसके अंदर भी तो कुछ है जो काटता रहता है, हर समय घूमता रहता है। कमरे से बाहर आकर ठंडी हो आई रात में एक नए घर की ओर चलते हुए नटराजन की आंखों के आगे बीजी का आहत दमनीय हो आया चेहरा घूमता रहा। फिर अपने ऊपर आक्रोश भी की। जो स्वयं की आहत है उसे और दुखी करने से क्या फ़ायदा। अगर चुपचाप उसकी बात सुन लेता तो क्या जाता।
पर साथ ही मन में थोड़ी सी झुंझलाहट। खूब झकझोर कर बीजी को जगा देने की इच्छा की मनीष अब नहीं लौटेगा। फिर वह क्यों उसके नाम को पकड़े बैठी है। मनीष ने तो कभी जरा भी बीजी की सुविधा या सुख का ख्याल नहीं किया। एक ही मकान में मनीष के साथ रहकर उसके स्वभाव और प्रवृत्तियों से अच्छी तरह परिचय हो गया था और यह मनीष सा लापरवाह व्यक्ति ही कर सकता था कि लगातार पत्र लिखकर बीजी को भारत से बुलाए और उसके पहुंचने से पहले ही प्रतीक्षा करने से ऊब अकेला मैक्सिको चल दे। उसके जाने के बाद नटराजन घर में अकेला रह गया था। एक सोई सी दोपहर में फ़ोन बजने लगा और एक डरी सी रुआसी आवाज़ मनीष को पूछने लगी। मनीष को अब भी अनेक आवाज़ें पूछा करती थी। इस बार जो कुछ नटराजन ने सुना उससे वह कुछ क्षण स्तब्ध बैठा रह गया। फिर जल्दी जल्दी कपड़े बदल गराज से कार निकालकर एयरपोर्ट की ओर जाते हुए नटराजन को लगता रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। मनीष के मंगेतर भारत में है, दोनों की कॉलेज से मैत्री रही है, यह उसे मालूम था, पर वह यहाँ अचानक आ पहुँचेगी इसका उसे अनुमान भी न था। फिर मनीष की आर्थिक स्थिति भी अभी विवाह कर गृहस्थी बसाने की न थी। एयरपोर्ट पहुंचकर नटराजन ने लाउंज के द्वार पर खड़े होकर चारों ओर देखा। अगर हटकर एक कुर्सी पर बैठी वीजी सहज ही दृष्टि में आ गई। पास जाकर अपना परिचय देते हुए नटराजन को विस्मय का दूसरा झटका सा लगा। जिस स्मार्ट सेट में मनीष रहता था उससे वीजी भिन्न थी। उसके वस्त्र, केश विन्यास और झिझकते हुए स्वर में स्पष्ट निम्न मध्य वर्गीयता थी। नटराजन ने उससे कुछ मिनटों तक क्या बातें की यह उसे स्वयं याद नहीं, पर उसका सार यह था कि वह चिंतित न हो। नटराजन उसके रहने का प्रबंध कर देगा और शाम को वह फ़ोन पर मनीष से बातें कर ले और फिर जैसा भी कुछ निश्चय हो। यह सब करते हुए नटराजन को गोरे चेहरे पर दो बड़ी बड़ी तरल विश्वास भरी आंखों का ही ज्ञान रहा। उसी क्षण उसके मन में उस पर छाह करने, उसे कभी कोई कष्ट न होने देने की भावना जन्माई। बीजी उसके साथ आकर कार में बैठ गई और कार जब शहर की ओर चली तो बीजी अपने को संयत न कर सकी। नटराजन की ओर पीठ करते हुए वह दाईं ओर थोड़ा सा मुड़कर बैठ गई और बाहों पर सिर रखकर सोती रही। कितनी दुबली पतली असहाय सी लग रही थी तब। नटराजन के मन में मनीष के प्रति अत्यंत क्रोध उमड़ आया। बाद में जब जब भी वीजी का पक्ष ले मनीष से लड़ा, मनीष ने विद्युत भरी हंसी से कहा, वीजी को तुम चाहते हो ना, इसी से उसका दुख तुमसे नहीं सहा जाता। मनीष के कांधा चले जाने के बाद नटराजन के मन में एक बहुत छोटी सी आशा जगी थी, पर वह शीघ्र ही जान गया था कि वीजी को उसे सदा एक करुणा में मित्र की तरह समझती है। प्रेमी या पति वह कभी नहीं हो सकता। नया घर अभी भी तरतीब से सजा है। कमरे के बीच में कुर्सी पर मुकी बैठी है और सामने मेज पर झुकी हुई लिफाफों पर पते लिख रही है। नटराजन दरवाजे से टिक कर खड़ा हो जाता है और मुकी को कुछ देर ताकता है। मुकी ने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी है। गले में बड़े बड़े अनगढ़ मनकों की लंबी काली माला है। बिना बाहों का ब्लाउज, गोल चिकनी सांवली बाहें। नटराजन को देखकर मुकी ने कलम रख दी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैलाई। कमरे में बैठने को कुछ नहीं है, केवल एक कुर्सी है जिस पर मुकी बैठी है। पूरे कमरे में अंधेरा अंधेरा सा है। प्रकाश का एक वृत्त मेज पर है, लिफाफे के ऊपर। क्या अब तक लैब में थे? मुकी ने पूछा। मुकी अपेक्षाकृत मंद स्वर में बोलती है, पर वह अस्वाभाविक नहीं लगता। नटराजन आकर मेज के पास खड़ा हो गया। मुकी की आंखें सचमुच लंबी हैं। पलकों पर बरौनियाँ जहाँ उगती हैं शायद आईलाइनर से खींची गई काली रेखा है। बरौनियाँ घनी हैं और आंखों पर छाया सी है। माथे से ऊपर संवारे गए बाल कानों को पूरा ढके हुए हैं। होंठ बहुत फीके गुलाबी, पर यह सब कुछ मुकी पर बहुत फपता है। मुकी के व्यक्तित्व में ठहराव है। जो वह कुछ सोचती है उसे आवेष्टित करती है। बीजी की तरह तुरंत विचलित या खुली हुई नहीं है। नटराजन ने चाहा कि वह बीजी और मुकी की तुलना करना छोड़ दे, पर वह ऐसी आदत बन गई है कि सहज नहीं छूटती। नटराजन ने एक निमंत्रण पत्र उठा लिया और कहा, तुमने विजय लक्ष्मी को निमंत्रण भेज दिया? उसकी आंखें मुकी के चेहरे पर स्थित हैं, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी नहीं भेज पाई हूँ। नटराजन ने निमंत्रण पत्र लिफाफे में डालते हुए कहा, यह मैं रखे ले रहा हूँ, कल दे दूँगा। मुकी ने हाथ बढ़ाया और लिफाफा नटराजन से ले लिया। तुम क्यों कष्ट करोगे, मैं ही भेज दूँगी। बात खत्म हो गई।
मुकी को यह प्रसंग अच्छा लगा या नहीं, नटराजन के पास यह जानने का कोई साधन नहीं था। उसने खाली कमरे में एक चक्कर लगाया। अभी नया फर्नीचर नहीं आया है। मुकी अपने पुराने फ्लैट से थोड़ा थोड़ा सामान लाती जा रही है। शयन कक्ष में बक्स, किताबें, कैनवसें दीवार के किनारे किनारे रखी हुई हैं। रसोई घर में उपहार रूप में आया तमाम सामान इकट्ठा हो गया है। मुकी हर काम बड़ी निष्ठा और चाव से कर रही है, पर नटराजन क्यों अपने को इस उत्साह में नहीं डुबा पाता। प्यार की बातें दोनों के बीच में कभी नहीं हुई, यद्यपि काफ़ी समय दोनों ने साथ बिताया है, घूमने फिरने, पार्टीबाजी और उत्सवों में जाने में। मुकी ने कभी न प्यार मांगा न प्यार देने का वादा किया, जैसे दोनों ने ही सहज भाव से ग्रहण कर लिया कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब नटराजन के मन में कुछ संशय उजाग उठा है। विजी अब भी मन को बांधे हुए है। शायद मुकी भी मनीष को मिस करती है। नटराजन को अपने बारे में भ्रम नहीं है। मनीष को स्त्रियां सहज ही आकर्षक पाती हैं। नटराजन दुबला पतला, मझोले कद का, बहुत कुछ अस्त्रैण प्रवृत्ति का युवक है। कम बोलता है, अपने में सिमटा घिरा रहता है। मुकी को रिझा सके ऐसा है ही क्या? नटराजन ने देखा। मुकी हाथ का काम छोड़कर उसे एकटक देख रही है। नटराजन ने थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने विचारों पर आवरण सा डालते हुए पूछा, तुम कब से यहाँ पर हो? शाम से ही आ गई थी। बची हुई किताबें पैक कर ली थी, नीचे कार में ही है, अभी मैं ले आता हूँ। नटराजन चलने को तैयार हुआ। नहीं, रहने दो। जब तक यहाँ सेल्फ नहीं है तब तक बॉक्स में रहने से कोई हर्ज नहीं। कब आ रही हैं सेल्फें? इस सप्ताह के अंत तक। पर्दे भी तब तक बन जाएंगे। मुकी कुर्सी पीछे खिसकाती हुई उठ खड़ी हुई और लिफाफे इकट्ठे कर बड़े से पर्स में डाल लिए। फिर वह नटराजन के पास आकर खड़ी हो गई और खिड़की के पार देखने लगी। रात के समय बाहर देखने को रम में कुछ भी नहीं है। दूर तक फैला काला प्रगाढ़ अंधेरा है और फिर बहुत बिजलियों की एक लंबी धूमिल पांत। मुकी के इतने निकट होने पर उससे किसी महंगे सेंट की सुगंध आती है। नटराजन मौन है। मुकी ने पूछा, मुझे मेरे घर तक छोड़ने चलोगे? चलो। मुकी ने कार की चाबी नटराजन के हाथ में पकड़ा दी और दोनों साथ ही दरवाजे तक आए। और जब तक नटराजन ने ताला बंद किया, मुकी तिरछी सी खड़ी उसकी प्रतीक्षा करती रही। नटराजन की कार बाहर खड़ी थी। नटराजन मुकी को उसके घर तक पहुंचाकर लौटने लगा। मुकी ने उतरते हुए कार एक बार खाने के लिए रुकने को कहा था, पर उसे असुविधा होगी यह कहकर नटराजन ने अस्वीकार कर दिया। मुकी अंदर चली गई और नटराजन ने एक अंधेरी सड़क पर कार मोड़ दी। अभी नींद नहीं आएगी, यह जानकर उसका मन अपने घर लौटने का नहीं हुआ। सड़क सुनसान थी और तीव्र गति से दौड़ती कार की खिड़की से तेज हवा अंदर आ रही थी। दाईं ओर मुड़ने पर कब्रगाह है और बीजी को कई बार इस कोर सैर के लिए ला चुका है। प्रारंभ में बीजी और मुकी कितनी अच्छी मित्र थी। बीजी को एयरपोर्ट में लाकर मुकी के पास ही छोड़ दिया था, पर मनीष को मुकी से प्यार है, यह जान बीजी बाद में विक्षिप्त सी हो गई थी। उसने रोते हुए मुकी की बनाई पेंटिंग्स दीवारों से उतार कर फाड़ डाली थी। उसके गढ़े हुए बर्तन जमीन पर पटक दिए थे और जब मनीष की वर्जना का उस पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने बीजी को तड़ातड़ 2 चांटे मार दिए। तब नटराजन और न देख सका। मनीष को अलग करते हुए उसने बीजी को पकड़ लिया था। बीजी शिथिल गात उसकी पकड़ से सरक कर भूमि पर बैठकर रो रही थी। मुकी यह सब सुनकर रसोई से निकली थी और उसके चेहरे पर का भाव अब भी नटराजन के मन पर अंकित है। शाम की शुरुआत ठीक हुई थी। मुकी और बीजी ने उन दोनों को भोजन पर बुलाया था। मनीष और बीजी को बैठक में छोड़कर मुकी रसोई घर में चली गई और नटराजन के साथ जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मुकी ने कहा, यहाँ सब ठीक है नटराजन, सिर्फ सलाद बनाना है, मैं कर लूँगी। तुम तब तक बियर क्यों नहीं पीते? बैठक में जाकर मनीष और बीजी के एकांत में बंधक न बनने के लिए नटराजन टेरेस पर चला गया, जहाँ न चाहते हुए भी उनके वार्तालाप का कुछ अंश उसके कानों में पड़ता रहा। शायद बीजी ने कहा कि यहाँ आकर अभी तक विवाह न होने के कारण उसकी काफ़ी बदनामी हो रही है। मनीष का उत्तर वह सुन न सका, पर अचानक ही चीखने, झगड़ने और चीज़ों के फेंके जाने के स्वर से नटराजन चौंक कर कमरे की ओर झट पड़ा। परिचित भीरू बीजी प्रचंड दुर्दमनीय बन गई थी।
बाद में नटराजन द्वारा झकझोरे जाने पर उसने चौंक कर आंखें खोली, जैसे होश में आई हो। फिर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और उसने कहा, मैं यहाँ एक पल भी न रह सकूँगी, मुझे कहीं और जगह ले चलो। समझा बुझाकर नटराजन ने उसे जाकर सैया पर लेटने को बाध्य किया। बीजी का चेहरा ऐसा हो गया था कि उसके अंदर का सारा प्रकाश बुझ गया हो। वह बिना प्रतिवाद किए शयन कक्ष में चली गई। नटराजन जब बीजी को अंदर भेजकर मुड़ा तो देखा मुकी भूमि पर से फटे कागज के टुकड़े इकट्ठे कर रही है। फिर उसने तांबे का दीपाधार उठाया जो मेज के नीचे जा पड़ा था और उसमें पड़ गए गड्ढों को बार बार छूने लगी। मनीष इस बीच जा चुका था। इस सब के लिए आप मुझे ही दोषी ठहरा रहे होंगे, नटराजन को अपनी ओर देखते पा मुकी ने कहा। फिर वह उठकर खड़ी हो गई और बोली, अगर मनीष को मैं बीजी से अच्छी लगती हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष, आप ही बताइए। यदि मैं बीजी से अधिक आकर्षक और सोफिस्टिकेटेड हूँ तो क्या यह कोई अपराध है? मुकी की इस बात पर नटराजन ने चकित हो उसको देखा, पर यह सब बहुत स्पष्ट दो टूक भाव से कहा गया था। इसमें न दम्भ था न अहंकार। मुकी शायद कुछ लोगों को बीजी से अच्छी लगी। रंग सांवला है पर आँख लंबी, होठ सुगढ़, देह यष्टि सानुपात, उठने बैठने में एक लचक, चारों ओर एक व्यक्तित्व वैशिष्ट्य का आभास। मनीष और मेरी रुचि मिलती है, वह लेखक में कलाकार। विजी इज अ नाइस गर्ल। मगर उसमें मनीष से व्यक्ति को आजन्म पकड़ कर बांध रखने को है ही क्या? मुकी कभी भी उद्वेलित नहीं होती, उसके स्वर में एक ठंडापन है। वह बीजी की तरह केवल एक गृहिणी मात्र बनकर संतुष्ट नहीं रह सकेगी। पर इसके बाद जब बीजी स्वर और सर्दी के कारण बीमार हो गई तब मुकी ने ही एम्बुलेंस बुलाकर उसे यूनिवर्सिटी अस्पताल में भेजा। अगली सुबह बीजी के लिए गुलाब का एक फूल खरीद कर नटराजन उसे देखने गया। बीजी अनिश्चित भाव से थोड़ी मुस्कुराई। नटराजन उसे कृत्रिम रोज से देखने लगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। तकिए के सिरहाने टिकी बीजी हाथों में गुलाब की लंबी डंडी घुमाती रही। फिर पतली सी आवाज़ में बोली, एक काम कर दोगे? कहो। कहीं एक छोटा सा सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढो, मैं उस डायन के साथ नहीं रहूँगी। आगे इस पर बात नहीं हुई। इधर उधर की छोटी छोटी निरर्थक बातों में समय बीत गया। दोनों ही ओर एक तनाव सा था। नटराजन चलने को उठा तो बीजी ने पूछा, नटराजन, वो मनीष कैसे हैं?